तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16 और 21 12 में भी काम आने वाला सीपीडब्ल्यूए कोड, और सीपीडब्ल्यूए कोड का चैप्टर 9 है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख रखा है। ये मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेन सेलेक्ट किया है और हम शुरू करते हैं। दिस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू रेवेन्यू रिसीट। तो ये जो मैंने टिक मार्क लगाया है वो आप लोग को दिख रहा है, यस और नो? यस सर, दिख रहा है। मतलब बढ़िया काम कर रहा है ना? हाँ, किसी की आवाज भी गूंज रही है, वो अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। चैप्टर 9 नहीं आ रहा है, आपका नाम केवल लिखा हुआ है वो आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? चैप्टर 9 चैप्टर 9 नहीं आ रहा है? चैप्टर 9 स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है, आ रहा है सर, केवल नाम दिख रहा है। नहीं, जैसे चैप्टर 9 ऊपर में लिखा हुआ रेवेन्यू रिसीट, वो दिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर दिख रहा है, पूरा दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार आप लॉग आउट होकर के फिर से लॉग इन कीजिए लोक कुमार जी। ठीक। ओके। चलिए, तो हम लोग देखेंगे 9.1 जनरल है, और अगर इसी में हम लोग आगे बढ़ जाएं, राइट, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें आप 9.1 जनरल है, 9.2 है इरिगेशन रेवेन्यू। ये देखिए 9.2 इरिगेशन रेवेन्यू है। 9.3 जो है लाइसेंस फी बिल्डिंग है, ठीक है। इसी में आप और आगे बढ़ जाएं तो 9.4 भी है। 9.4 रिफंड ऑफ रेवेन्यू है, और फिर 9.5 भी है, वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें 9.5 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपके, इसमें इस चैप्टर में आपने क्या क्या देखा भाई? आपने देखा एक जनरल, नंबर 1 जो है वो जनरल है, ठीक है। नंबर 2 जो है लाइसेंस फी है ना? नहीं, इरिगेशन रेवेन्यू है नंबर 2, इरिगेशन है, ठीक है। नंबर 3 है वो लाइसेंस फी से रिलेटेड है। नंबर 4 जो है वो आप देख रहे थे कि रिफंड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड है। नंबर 4 रिफंड ऑफ रेवेन्यू है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, रिफंड ऑफ रेवेन्यू से है। और 5 जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर से है, ठीक है। तो नंबर 4 जो है वो रिफंड से है, और 5वां जो है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर से है। हम लोग इसको मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के आपने देखा 5 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। $78 डन। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका जनरल वाला है उसमें रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो मेजर हेड का उसका मामला होता है वो आपका शुरुआत का 2000 से लेकर के 1605 तक ही आता है। और इसमें ये क्लियर किया गया है कि आपका डीडीआर हेड का जो भी रेवेन्यू होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, डीडीआर हेड का रेवेन्यू शामिल नहीं होगा। केवल आरएनआर जो होता है, ये आपका रेंज में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 0005 से लेकर 1605, बस यहीं तक ये जाएगा, ठीक है। और यहीं तक में ये सारे की सारी चीजें होंगी। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट मसला हो गया। दूसरा मसला क्या है इसमें? कुल मिलाकर के इसमें 3 रजिस्टर ही कहा गया है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। 3 रजिस्टर कौन सा है? एक फॉर्म 46 है, ठीक है। फॉर्म 46 रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू है। एक फॉर्म 49 है। फॉर्म 49 क्या है? फॉर्म 49 है आपका लाइसेंस फी से रिलेटेड। और एक और रजिस्टर जिसका इसमें मेंशन किया गया है, फॉर्म 46, फॉर्म 49 और एक फॉर्म 48, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 ही रजिस्टर के बारे में कहा गया है। 3 ही रजिस्टर आप लोग को पढ़ने हैं इसमें, और हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अब हम लोग पढ़े यहाँ पर से, देखिए
शुरुआत करते हैं 9.1.1 से। तो अब कोई आदमी पढ़ना शुरू कीजिए, आप लोग में से कोई एक 9.1.1 पढ़िए। हेलो, क्या मेरी आवाज आप लोग तक नहीं पहुंच रही है? Public work revenue is assessed and realized in accordance with the rules and orders made by or under the authority of the government. When collected, it should be brought to account in accordance with the classification prescribed in list of major and minor head of accounts. बस, अब पहली बात तो यहाँ पर क्लियर है कि लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में आपको जो हेड मैंने दे दिया है ये इसी रेंज में जाएगा, इसके ऊपर नीचे जाएगा नहीं। दूसरी बात कि पब्लिक वर्क्स का जो रेवेन्यू है जब आप एसेस कर लेते हैं, समझे, और जब वो रियलाइज हो जाता है वो भी अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड ऑर्डर्स मेड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तभी आप इसको रेवेन्यू मानेंगे। अब असेसमेंट जो होता है ना, इसको लेकर के आपका एक और पारा है, वो भी आपको देख लेना चाहिए। पारा क्या है 9.3.1 में, प्लीज इसको जरा पढ़िए। 9.3.1 असेसमेंट को लेकर के है, पढ़िए जरा। When a public building, land or other property is licensed to a person not in the service of government, the full assessed license fee must be recovered in advance. तो यहाँ पर जानते हैं एक एमसीक्यू पूछा गया था कि जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा किसी प्राइवेट पर्सन को ये दिया जाता है, पब्लिक बिल्डिंग, लैंड और अदर प्रॉपर्टी, उनको लाइसेंस किया जाता है, तो जो लाइसेंस फी होता है वो मार्केट लाइसेंस फी होता है, ठीक है, या फिर डिसाइडेड बाय ऑफिस होता है या असेस्ड होता है। तो वहां पर जो वर्ड आपको यूज किया गया था वो असेस्ड यूज किया गया था, ठीक है। और जो ये असेसमेंट होता है वो कब किया जाता है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो मंथ बाय मंथ असेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे कहीं लिखा हुआ है कि वो जो असेसमेंट होता है वो मंथ बाय मंथ होता है। खैर ठीक है, जब हम वहाँ पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि असेसमेंट मंथ बाय मंथ होता है। लेकिन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं बैक वाले पोर्शन से। हम लोग यहाँ पर वापस आ गए थे, हम लोगों ने देखा कि एक असेसमेंट होता है और उसके बाद में रियलाइज होता है, तब उसको हम लोग रेवेन्यू कंसीडर करते हैं। और जैसे ही व्हेन कलेक्टेड, ये लिखा हुआ पहले पैराग्राफ में, ठीक है, व्हेन कलेक्टेड इट शुड ब्रॉट टू अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। अपने को ये पहले से मेजर हेड बताया गया है, उसी मेजर हेड के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई करते हैं। 9.1.2 मैं पढ़ देता हूँ, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कंसिस्टेंटली विद द प्रोविजन ऑफ द रूल्स इन दिस चैप्टर, द डिटेल रूल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिसीट एज प्रेस्क्राइब्ड लोकली, ठीक है। इसके बारे में डिटेल रूल जो है लोकली प्रेस्क्राइब किया जाता है बाय अथॉरिटीज ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। रूल्स के बारे में कहा जा रहा है, क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई एमसीक्यू पूछ दिया जाता है कि आपका डिटेल रूल्स है या क्लासिफिकेशन है, जो कि लोकली डिसाइड किया जा रहा है बाय द अथॉरिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी, आप यहाँ समझेंगे कि रूल्स है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं 1.3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1.3 में क्लियर कहा गया है कि रेवेन्यू आप किसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू आप केवल उसको कंसीडर करेंगे जो 0005 से लेकर के 1605 तक के बीच में आएगा, ठीक है। बस वही केवल इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। डिस्टिंक्शन, भेदभाव मस्ट बी मेड बिटवीन रिसीट व्हिच आर फाइनली क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट एज रेवेन्यू, ठीक है। तो ये फाइनली क्रेडिटेबल जो होगा उसका मेजर हेड 0005 से 1605 ही होगा ऑफ द डिपार्टमेंट, एंड ट्रांजैक्शन व्हिच रिप्रेजेंट मेयरली सच, हम ये पढ़ रहे हैं, देखिए ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। हाँ, merely such cash or other value received as has either be eventually repaid or to be unutilized to be utilized to meet the cost of some service to be rendered or already rendered or to be taken reduction of expenditure। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 3 खर्चे बताए गए जो कि नहीं शामिल होंगे आरएनआर में। कौन सा खर्चा बतलाया गया है, यहाँ मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, अगर बड़ा होगा तो होगा बड़ा, ठीक है। चलिए देखिए कौन सा खर्चा बतलाया गया है। खर्चा बतलाया गया है कि and transaction which represent merely such cash or other value received as either to be eventually repaid, अगर कोई ट्रांजेक्शन को आप रीपे करना है तो वापस लौटा देना है, और टू बी यूटिलाइज टू मीट सम एक्सपेंडिचर, समझे कि नहीं। और कोई ट्रांजेक्शन है जिसको कि किसी एक्सपेंडिचर को यूटिलाइज करने के लिए, मान जैसे गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिला है, ये भी तो आपको कोई पैसा मिला है, लेकिन ये आपको कोई खर्च करने के लिए मिला है। पहला वाला पॉइंट जो था इवेंचुअली रिपेड वाला मामला, पहले वाले पॉइंट में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलता है कॉन्ट्रैक्टर से,
आप उसको रीपे करना पड़ता है, ठीक है। ईएमडी जो आप लेते हैं वो आपको रीपे करना पड़ता है। जो भी पैसा आपको मिला है लेकिन आपको रीपे करना है, पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में, टू बी यूटिलाइज टू मीट द कॉस्ट ऑफ सम एक्सपेंडिचर, यानी कोई ग्रांट मिला है, कोई डिपॉजिट मिला है किसी खास खर्चे को करने के लिए, वो भी पैसा आरएनआर में नहीं जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला है टू बी टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, समझे कि नहीं, ये वाला मसला प्रीवियसली इंकर्ड। ये तीनों मसले जो हैं इसके जो भी रेवेन्यू रिसीट होते हैं, ठीक है, वो आपको रेवेन्यू जो रिसीट होते हैं वो आपको रेवेन्यू में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे जो आपका नोट लिखा हुआ है वो यही कह रहा है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ अनक्लेम्ड बैलेंसेस लाइंग इन द डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी अनक्लेम्ड बैलेंस को भी आपको, अनक्लेम्ड बैलेंस ही जो होता है जो कि पैराग्राफ 15.4.1 में दिया हुआ है, केवल वही आप ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके रेवेन्यू रिसीट में डाल सकते हैं। तो आप लोगों में से किसी को अनक्लेम्ड बैलेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पता है? हाँ या ना बताइए। यस सर, अनक्लेम्ड बोलिए, बैलेंस है जैसे जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह है ना, उसकी बात हो रही है? हाँ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है अनक्लेम्ड कब कंसीडर किया जाता है? वो 3 साल बाद 3 इयर्स तक, 3 साल बाद ना, क्या बोले? आफ्टर 3 3 इयर्स इयर्स तक अगर हम हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 3 साल अगर लगातार कोई भी डिपॉजिट जो है अनक्लेम्ड रह जाए तभी उसको अनक्लेम्ड कहा जाता है, और उसको फिर वहां से उठाते हैं, वहां से डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं कंसर्न्ड रेवेन्यू हेड में। इन दैट केस ओनली दैट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू रिसीट, अदरवाइज नो, ठीक है। समझ गए ना आप? जी सर। चलिए 9.1.4 इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा मसला नहीं है। 1.3 इंपॉर्टेंट था। 3 चीजें जिसको आप रेवेन्यू शीट में नहीं ले सकते हैं वो आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये 9.1.3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है और आप इसको जरा भी लाइटली नहीं लेंगे, इसको सीरियसली लेंगे और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फिर 9.1.4 का ए है और उसके बाद में इसका बी भी है, ठीक है ना। तो 9.1.4 में इट इज नॉट परमिसेबल टू टेक क्रेडिट फॉर रेवेन्यू टू द हेड कंसर्न्ड अंटिल इट इज रियलाइज। सिंपल है, जब तक रियलाइज नहीं हो तब तक उसको क्रेडिट नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी रेवेन्यू हैं जिनको की रियलाइज न होने के बावजूद भी क्रेडिट लिया जाता है, ठीक है। ये अब तुरंत इसी में आगे लिखा हुआ है कि कहाँ पे लिया जाता है। ये नोट 2 में है, जैसे हम पन्ना पलटेंगे आगे नोट 2 में जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 2, as an exception to the general rule the following may be credited as revenue before realization। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि रियलाइजेशन के पहले ही आप इसको, ठीक है, रियलाइजेशन के पहले ही आप इसको क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू रियलाइज होने से पहले ही आप इसको क्रेडिट करते हैं। तो कौन सा हेड है भाई? देखिए यहाँ पे ये वाला है नोट 2, इसको कोई ध्यान से पढ़िए। As an exception of the as an exception to the general rule, the following may be credited to revenue before realization. Number 1, supervision charges on sales of stock on credit. Number 2, sale proceeds of such articles of tools and plant as are credited to the minor head 800 other receipt below the concerned functional measure head sub-measure head of account by debit to head miscellaneous public work advances under the minor head 799 suspense below the functional measure or sub-measure head of account white paragraph 7.3.13। बस 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 यहाँ पे आपको बी नहीं पढ़ना है, फिलहाल यही जानना है कि 2 ही केस हैं जिसमें कि रेवेन्यू रियलाइज नहीं होने से पहले ही आप उसको क्रेडिट लेते हैं। उदाहरण के तौर पे सुपरविजन चार्जेस, ठीक है। सुपरविजन चार्जेस आपको मिला नहीं है, आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को टूल्स एंड प्लांट्स या स्टॉक इशू किया है, तभी तो आप सुपरविजन चार्ज लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपको इशू करते हैं आप तुरंत उसको सुपरविजन चार्ज में क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। हाँ या ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हेलो सर एक बार रिपीट कर देंगे सर? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए सुपरविजन चार्ज अमूमन आप कभी भी अपने डिवीजन से कोई काम करवा रहे हैं, वहां पे अगर आपने स्टॉक इशू किया है तो वहां पे सुपरविजन चार्ज नहीं लगता है। सुपरविजन चार्ज तभी लगता है जब आप अपना स्टॉक किसी दूसरे डिवीजन को दे रहे हैं, ठीक है।
Yes, और sir. याद कीजिए जब दूसरे डिवीजन को दे रहे हैं और अगर सेम महीने में आपको पैसा मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, सेम महीने में अगर आपको पैसा मिल गया तो 799 के नीचे में ही स्टॉक का एक हेड होता है, डिटेल हेड, वहां पे आप उसको डालते हैं। अगर सेम महीने में पैसा नहीं मिला तो फिर MPWA में डालते हैं और उसके नीचे फिर होता है 01 सेल्स ऑन क्रेडिट, आप वहां डालते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मसला यही है कि सुपरविजन चार्जेस जो होता है वो आपको ले ही लेना है, आपको हाथ में आवे पैसा की नहीं आवे। हाँ, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ, बोलिए बोलिए। एक मिनट। हाँ, टीचमेंट पे ज्वाइन करने बोलिए उनको, टीचमेंट पे। हाँ, इसी सेक्शन में। हेलो। यस सर। ठीक है ना, तो ये मामला समझ में आया। फिर से याद कीजिए टूल्स एंड प्लांट्स वाला। ठीक है, टूल्स एंड प्लांट्स में जैसे ही आप स्टॉक किसी दूसरे डिवीजन को या दूसरे ऑफिस को देते हैं, वहां पे आपको सुपरविजन चार्ज इंक्लूड कर ही लेना है। और सुपरविजन चार्ज इंक्लूड करके उसको पहले अगर सेम मंथ में आपको पैसा मिला तो उसको स्टॉक में क्रेडिट करना है। ठीक है, और अगर सेम मंथ में पैसा नहीं मिला, अच्छा स्टॉक भी जो आता है 7999 के नीचे ही आता है, याद है कि नहीं? 7999 का माइनर हेड का तीन सब मेजर हेड, तीन सब हेड है। पहला है स्टॉक, दूसरा है MPWA और तीसरा है मैन्युफैक्चर अकाउंट। याद है कि नहीं? हाँ सर। तो जब याद है तो अगर आपको सेम मंथ में पैसा मिल गया तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? स्टॉक को। और अगर सेम मंथ में पैसा नहीं मिला तो किसको क्रेडिट करेंगे? MWA को। और फिर MWA में फिर किसको क्रेडिट करेंगे? MWA भी तीन हिस्से में चार हिस्से में बटा हुआ है। तो MWA का जो पहला वाला डिटेल हेड है 01, वही है आपका सेल्स ऑन क्रेडिट। तो सेल्स ऑन क्रेडिट को क्रेडिट कर देंगे। तो सुपरविजन चार्ज तो आपको हर हाल में ले ही लेना है, आपको पैसा मिले या ना मिले। समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए अब ये जो अगला वाला है वो भी वही है। जब आप डेबिट देते हैं 7999, ठीक है, तो अदर रिसीट को 800 को क्रेडिट दे देते हैं। ये किस केस में होता है? देखिए, आपने स्टॉक वाला मामला देखा, स्टॉक वाले मामले में आपने देखा कि जब आपको पैसा मिल गया, ठीक है, तो 7999 का आपने सेल्स ऑन क्रेडिट जो था पहले आपका, उसको आपने पहले डेबिट क्रेडिट किया हुआ था। अब 799 में मान लीजिए सेल्स ऑन क्रेडिट का एक महीने के बाद में आपको पैसा मिला। अब 799 के MWA के सेल्स ऑन क्रेडिट को अब आप करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? 800 अदर रिसीट को। ठीक है, नहीं उस समय तो स्टॉक को करते। 800 अदर रिसीट जो होता है अदर देन स्टॉक के सभी मामलों में होता है। ठीक है, 800 अदर रिसीट को समझने के लिए आगे दिया हुआ है कहीं पे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। 800 अदर रिसीट को समझने के लिए कहाँ दिया हुआ है 800 अदर रिसीट, इसी चैप्टर में ही है कहीं पे। हाँ, 9.5.3 में आइए इसको समझने के लिए। 9.5.3 800 वाला मामला क्या है, आइए। 9.5.3 मिला आप लोग? यहाँ मेरे स्क्रीन में दिख रहा है 9.5.3। हाँ सर। तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए। 800 हम लोग समझ रहे हैं, 800 क्या है, अदर रिसीट क्या है, पढ़िए। All receipts and recoveries on a capital account should also be abstracted in Form 46, wherein separate record should be kept in respect of program minor head concerned or the minor head 800 other expenditure under each major head of expenditure. A separate account may be kept. पढ़िए पढ़िए। A separate account may be kept for each project, the expenditure relating to which is classified in accounts separately. Receipts adjustable under the minor head 103, recovery of percentage charges or 800 other receipts according as the recoveries are made by a PW division or an irrigation division will appear in the register of revenue for the major head concerned under three distinct detail head, namely establishment recoveries, tool and plant recoveries, and other recoveries.
यस, यही 3 गो जो रिकवरी है, एस्टेब्लिशमेंट रिकवरी, टूल्स एंड प्लांट्स रिकवरी एंड अदर रिकवरी, यही जाता है आपको 800 के अदर रिसीट में, जबकि स्टॉक का रिकवरी जाता है स्टॉक वाले हेड में। क्लियर है? मतलब 1 महीने के बाद जो पेमेंट होता है। ना ना, वो तो स्टॉक वाला होता है, तो स्टॉक वाला 800 में नहीं आएगा। हाँ मतलब जो, हाँ नहीं आएगा, ठीक है। जैसा 800 MPWA से फिर पेमेंट हो जाता है, तो वो एमपीडब्ल्यूए स्टॉक। से भी सुनिए, एमपीडब्ल्यूए से भी 799 में ही चला जाता है। 799 का 3 गो है ना जी। अभी देखिए स्टॉक वाला पकड़िए पहले, ठीक है? हाँ स्टॉक सर। में 799 में है ना जी 3 गो। हाँ तो जब आपको पैसा नहीं मिला था तो आपने 799 का जो सेकंड वाला था एमडब्ल्यूए, उसके फर्स्ट वाले में डाला था सेल्स ऑन क्रेडिट में। हाँ सर। अब आपको 2 महीने के बाद पैसा मिल गया तो सेल्स ऑन क्रेडिट को अब आप डेबिट करेंगे, और हम्म 799 का जो पहला वाला है स्टॉक, उसमें आप क्रेडिट कर देंगे। हम्म। वो स्टॉक जी वाला सर। मामला था। और हाँ यहाँ पे स्टॉक वाला मामला नहीं है, यहाँ पे 3 मामले हैं, एस्टेब्लिशमेंट रिकवरी, टूल्स एंड प्लांट्स रिकवरी एंड अदर रिकवरी। ये तीनों मामले में आप 799 के, MPWA। हेलो, हाँ, 799 के एमडब्ल्यूए का जो पार्ट 4 है ना, हाँ, क्या मिसलेनियस है अदर रिसीट। रिसीट, 799 अदर रिसीट, मिसलेनियस वाली। हाँ, उसको डेबिट मारेंगे और 800 को क्रेडिट मारेंगे। सर। अब क्लियर समझ में फिर आया? हाँ, डिटेल्ड हेड एस्टैब्लिशमेंट रिकवरी होगा, टूल एंड प्लांट रिकवरी होगा, अदर रिकवरीज होगा। यस, अंडर तो 800 इसमें अदर रिसीट। तो डेबिट किसको मारेंगे, क्रेडिट किसको मारेंगे, एक बार बताना सर जी। डेबिट मारेंगे, वापस आइए ना वहीं पे, हम वहीं से समझा देते हैं आपको। कहाँ देख रहे थे हम लोग? यहाँ पे नोट 2 में 799 सस्पेंस जो है ना, उसके नीचे एमडब्ल्यू, देखिए एमडब्ल्यूए है ना, एमडब्ल्यूए 799 के नीचे में एमडब्ल्यू, इसको पढ़िए ना जी। इसका पढ़िए, नोट 2 का 2 पढ़िए फिर से, जो जिन्होंने पूछा वो फिर से पढ़िए, वो देखिए समझ जाएंगे आप अपने आप। Sale पढ़िए। proceeds of such articles of tools and plant as are creditable to the minor head 800 other receipts. Below the concerned functional major sub-major heads of the account by debit to sub-head miscellaneous public work advance under the minor head 799 suspense. Below the functional major sub-major head of account by okay sir. समझ में आया? ठीक है सर, मैं पेज नंबर इस पे था ना 9.5 वाले में था मैं। ठीक है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इससे हम रिलेट करके पढ़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर। ठीक है। देखिए मेरा रोल तो यही है ना कि आप लोगों को मेजर हेड माइनर हेड एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी लैंग्वेज तो आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। चलिए वापस ओके आते हैं सर। हम लोग, ठीक है? हाँ, वापस हम लोग आते हैं। मैंने क्या बुक भी खोल रखा है जिसमें मेरा पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है? इसका जो नोट 1 है 9.1.4, 9.1.4 का जो ए है, इट इज नॉट परमिसिबल टू टेक क्रेडिट फॉर रेवेन्यू टू द हेड कंसर्न अंटिल इट इज रियलाइज। ठीक है, रियलाइज नहीं हुआ तो क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन उसमें 2 ऑप्शन आपने एक्सेप्शन देख लिए थे, वो देखा था आपने 9.1.4 का नोट 2 में, ठीक है ना? लेकिन अदर मामलों में जहां पे एक्सेप्शन नहीं है और एक्चुअल में हम लोग नहीं क्रेडिट लेते हैं रियलाइजेशन के पहले, डिविजनल ऑफिसर इसमें लिखा हुआ 9.1.4 में, बट divisional officer are responsible that demand are made as revenue falls due. The steps are taken with a view to effect prompt realization and that proper record are kept to show in respect of all item of revenue recurring or non-recurring, the assessment made, the progress of recovery and the outstanding debt due to government. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई रियलाइज नहीं हुआ है, आपने रिकवरी नहीं की है, तो डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उस डिमांड को करने के लिए, दैट डिमांड आर मेड, ठीक है, एज रेवेन्यू फॉल ड्यू। पर एक वर्ड यहाँ पर जो आ रहा है, आपने उसको देखा हुआ है, डिमांड आर मेड, दिखाई पड़ रहा है? हेलो, हाँ सर। ये डिमांड क्या है, इस बात को समझने के लिए आप लोगों को देखना होगा नोट 1 ऑफ 9.3.4, 9.3.4 नोट 1 पढ़िए, 9.3.4 नोट 1। ये डिमांड क्या है पढ़िए, ये
पढ़िए क्या है डिमांड। In cases where the public work officer in charge of the government building and disbursing officers who are responsible for recovery of license fee are not rendering accounts to the same account office, the PW officer will issue the license fee demand statement in triplicate, and the disbursing officer will attach one copy with the pay bill and return the second to the divisional officer duly certified to the effect that the recovery has been made and the emoluments are correct. The third copy will be returned an office copy. बस 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 मेरा पढ़ाने का जो मेन मकसद था ये वाला पारा 9.3.4 का नोट 1, वो ये बताना था कि डिमांड करते ही हैं हम लोग, रेज करते हैं, समझे, और उसके लिए एक लाइसेंस फी डिमांड स्टेटमेंट फॉर्म 48 यूज किया गया, ठीक है। और मजेदार बात ये है ना कि ये जो फॉर्म 48 है कई और दूसरी जगह पे भी यूज किया गया है, यानी कि केवल एक ही हम लोग डिमांड के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, समझे, दूसरे डिमांड के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे इसी का नोट 3 पढ़िए, नोट 3 पढ़िए यहाँ पे। Form 48 will also include any amount due on account of hire of government furniture, the value of articles of furniture and other government property lost or damaged by a government servant, as well as any other dues for which a government servant may be liable to government in respect of residence allotted to him. समझ में आई बात? मैंने फॉर्म 48 किसी भी तरह के डिमांड को करने के लिए यूज किया जा सकता है, देख रहे हैं ना। हाँ सर। अब हम लोग वापस आ जाते हैं वहीं पे स्टार्टिंग में, और अब आप देखिए इसको, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि जब तक, इसमें लिखा था डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल दैट डिमांड आर मेड एज रेवेन्यू फॉल्स ड्यू। मैंने डिमांड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर्म 48 में? डिविजनल ऑफिसर। Yes, that steps are taken with a view to effect prompt realization and that proper record are kept to show, ठीक है। अब ये प्रॉपर रिकॉर्ड आर केप्ट टू शो के बारे में लिखा हुआ है, तो अभी तक शुरुआत में ही देखिए यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीट का जो सबसे ऊपर में मैंने लिखा हुआ है फॉर्म 46, फॉर्म 49, फॉर्म 48, तो फॉर्म 48 के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया? हाँ सर। पढ़ा कि नहीं? हाँ या ना? फॉर्म 48 क्या पढ़ा आपने? डिमांड है, डिमांड है ना। अब देखिए इसमें एक और वर्ड यूज किया गया है, वो ये है कि इफेक्ट प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन एंड दैट प्रॉपर रिकॉर्ड आर टू केप टू शो, ये लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूँ ये वाला है, ठीक है, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। केप टू शो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल आइटम ऑफ रेवेन्यू रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, द असेसमेंट मेड, द प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी एंड द आउटस्टैंडिंग डेट ड्यू टू गवर्नमेंट। इसमें जो भी आपको अकाउंटिंग करनी है प्रॉपर रिकॉर्ड आर केप टू शो, जो भी प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, यहाँ पे लिखा प्रॉपर रिकॉर्ड आर केप्ट टू शो, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। ये अगर लाइसेंस फी का मामला होगा तो 49, और लाइसेंस फी छोड़ करके जितने भी तरह के रेवेन्यू होंगे, समझे, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट का होगा चाहे वो कैपिटल रिसीट का होगा, किसी भी तरह का होगा, वो आपका फॉर्म 46 में जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जी सर समझ रहे। नहीं बोलिए नहीं समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए हम लोग आएंगे 9.5 में। किसमें आएंगे? हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर। हम लोग आएंगे 9.5 में, ठीक है ना। और 9.5 को एक बार आप लोग देखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए आपको मिलेगा कि जब हमारे पास में कोई भी रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है तो डिविजनल ऑफिसर प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है उसके अकाउंटिंग के प्रोसीजर के लिए, ठीक है ना। तो देखिए कि अकाउंटिंग का प्रोसीजर 9.5.1 में रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू है, उसको पढ़िए। Save as provided in paragraph 9.5.4, all revenue receipts of division should be classified and abstracted in the register of revenue form 46 maintained in बस the रुक divisional office. बस रुक जाइए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 9.5.4 में जो बात लिखी गई है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी रेवेन्यू जो हैं वो रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू फॉर्म 46 में लिए जाते हैं। सही या गलत? सही सर। इसमें अब आगे लिखा हुआ है द रिसीट रिलेटिंग टू ईच प्रोजेक्ट। एक वर्ड आया प्रोजेक्ट, इसको गोल घेर लीजिए आप लोग, समझे। एक वर्ड आया प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखें भाई प्रोजेक्ट में गोल गिराएगा नहीं, तो भाई भाग यहाँ से। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट को मैंने अंडरलाइन करने की कोशिश की है, देखिए अंडरलाइन हुआ ना। हाँ सर। प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को एक बात मैं बता दूं, जहां भी प्रोजेक्ट का मसला आता है वहां पर ये प्रोजेक्ट दरअसल कैपिटल एक्सपेंडिचर का मामला बनता है। सही है गलत? सही सर। हर हाल में कोई भी नया प्रोजेक्ट होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही मामला बनेगा। यहाँ पे वही लिख रहा है, द रिसीट रिलेटिंग टू ईच प्रोजेक्ट फॉर विच अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज केप्ट। समझ रहे कि नहीं? सेपरेट कैपिटल अकाउंट रखा गया है, शुड बी रजिस्टर्ड सेपरेटली। अलग सेपरेट अलग रजिस्टर रखा जाएगा, लेकिन उसका भी फॉर्म 46 ही होगा। ठीक है, लेकिन 9.5.4 में कुछ ऐसा है जो कि फॉर्म 46 में नहीं आता है। वो क्या है, हम लोग 9.5.4 में एक बार देखेंगे। तो प्लीज एक बार 9.5.4 पढ़िए प्लीज। In respect of license fees, respect receipts of the buildings and special services for which a subsidiary account is kept in Form 49, see paragraph 9.5.5 and 9.5.7. It is not है? necessary. It is not necessary to make entries in detail in any of the register in Form 46. The monthly Yes. total, only excluding the amount realized under the account circle referred in paragraph 9.3.5, should be transferred from 49 to Form 46. इसका मतलब क्या है कि जितना भी तरह का रिसीट होगा अदर देन लाइसेंस फी, अदर देन लाइसेंस फी 46 में लेना होगा। ठीक है, और 46 के अलावा तमाम लाइसेंस फी से जुड़े हुए रिकॉर्ड 49 में रखे जाएंगे। हाँ, लास्ट लाइन जो लिखता है वो ये कि मंथली टोटल जो 49 का होगा उसको अल्टीमेटली आपको 46 में ट्रांसफर करना होगा। क्लियर? ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ सर? वो मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बताने वाला हूँ, पर पहले ये मामला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर। क्या समझ में आया? सर यही कि जो 49 में जो छोड़ के उस सारे को 46 में शामिल करना है हर हाल और में। हर हाल मतलब में। मैंने जो आपने 3 फॉर्म बताए हैं 46, 48 और 49, इसके अलावा चौथा कोई फॉर्म है ही नहीं। हाँ सर। तो 48 में डिमांड करते हैं, 49 में लाइसेंस फी रखते हैं, और बाकी तमाम रिसीट आप 46 में डाल देते हैं। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर, पूरा क्लियर। चलिए, द मंथली टोटल जो आपने पूछा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रियलाइज अंडर द अकाउंट सर्कल रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 9.3.5, वो एक्चुअल में फॉर्म 49 में एक अकाउंट सर्कल होता है। देखिएगा, अकाउंट सर्कल में कोई अमाउंट रियलाइज होता है जो कि 9.3.5 में लिखा हुआ है, उसको आप अपने 49 से 46 में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ, क्यों नहीं करते हैं वो आप देखिए 9.3.5 में। Amounts are recovered by deduction from pay bill of रुकिए government रुकिए servant. रुकिए 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 रुकिए, बाकी बच्चा लोग को भी देखने दीजिए कि वो है कहाँ। आप तो फटाफट खोज लिए, ये है। ठीक है, ये देखिए मैं टिक मारा, अब पढ़िए। Amounts recovered by deduction from pay bill of government servant under the payment control of civil pay and account officer will not be passed on to the divisional officer for adjustment in divisional accounts. अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप जब लाइसेंस फी वाला ये पूरा का पूरा पोर्शन 9.3 वाला पढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको दो बातें पता चलेंगी। बात नंबर एक कि या तो कोई ऐसा क्वार्टर्स होगा, क्वार्टर्स बोल रहा हूं मैं, जिसमें एक ही डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ होंगे, जैसे कि एजी ऑफिस। ठीक है, या तो सीपीडब्ल्यूडी का अपना क्वार्टर होगा। लेकिन जब सीपीडब्ल्यूडी का अपना क्वार्टर होगा तो वहां पे वो क्वार्टर का जो अलॉटमेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं होगा। ये फर्क आपको समझ में आ रहा है? क्या सर? हाँ सर, वो तो जनरल पूल वाला। जनरल पूल वाला, राइट। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक क्वार्टर है जैसे कि एजी ऑफिस का क्वार्टर। एजी ऑफिस के क्वार्टर में एजी के स्टाफ के अलावा कोई और रह सकता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जनरल पूल का सीपीडब्ल्यूडी का क्वार्टर्स होता है तो वो क्वार्टर कभी भी किसी एक डिपार्टमेंट को एंटायरली नहीं दिया जाता है, वो ओपन टू ऑल होता है।
ठीक है। मान लीजिए कि उसमें से 10 क्वार्टर मिल गए हैं पीडब्ल्यूडी के स्टाफ को, अपने स्टाफ को दिए हैं। 10 क्वार्टर दिए हैं किसी एजुकेशन में, किसी को हेल्थ में दिए हैं, कहीं किसी को कलेक्टर ऑफिस को दिए हैं, कहीं सेक्रेटेरिएट ऑफिस को दिए हैं। ठीक है। मजेदार बात क्या है कि उस समय में लाइसेंस फी को रिकवर करने की जिम्मेदारी उन कंसर्न डिपार्टमेंट की है। वो लाइसेंस फी रिकवर जरूर करते हैं, लेकिन फिर वहां पे आपका सीपीडब्ल्यूडी का जो डिविजनल ऑफिसर होता है, फॉर्म 48 में डिमांड नंबर से फलाने फलाने ऑफिस को डिमांड करता है बिफोर एंड ऑफ द मंथ वो डिमांड रेज करता है कि आपके इतने स्टाफ का अप्रैल महीने का इतना लाइसेंस फी पड़ गया है, आप उसको हमको ट्रांसफर कीजिए। तो लाइसेंस फी रिकवर करेगा जो डिपार्टमेंट हेड है, उसकी सैलरी में से रिकवर करता है, और रिकवर कर लेने के बाद में अकॉर्डिंग टू द डिमांड नंबर ऑफ डिविजनल ऑफिसर उनको वो ट्रांसफर करता है। क्लियर है? वो पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर देता सर। बिल्कुल, हर हाल में। ठीक है। लेकिन 9.3.5 में लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल पे एंड अकाउंट्स ऑफिस का कोई स्टाफ होगा, उसको भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वार्टर मिला होगा, समझे? तो क्वार्टर मिला होगा तो उसके भी पे बिल रहे होंगे, पे बिल में से उसके लाइसेंस फी की रिकवरी भी हुई होगी, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होता है डिवीजन को। सिपाहों का जो स्टाफ का पे बिल होता है, उसमें से जो अमाउंट रिकवरी की जाती है लाइसेंस फी की, वो डिवीजन को ट्रांसफर नहीं होता है। अब मामला समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो फिर से बोलूं सर, डिवीजन मतलब पीडब्ल्यूडी को? हाँ जी, रहता है क्वार्टर पीडब्ल्यूडी का ही। हाँ। लेकिन चूंकि वो अपना अकाउंट सबमिट ही करता है पाओ को, तो पाओ बोलता है कि तुम काहे को लोगे, हमको ही सीधे, हम अपना तुम्हारे हेड में हम सीधे बुकिंग कर देंगे उसका, तुम टेंशन मत लो। अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू जाना है ना जी। हाँ सर। वो डिवीजन का तो रिवेन्यू है नहीं, तो गवर्नमेंट का जब रिवेन्यू जाना है तो सिपाहो का जो स्टाफ का पे बिल में से रिकवरी होता है लाइसेंस फी का, वो डिवीजन को जाता ही नहीं है। जब डिवीजन को एवे नहीं किया तो 46 में वो काहे लेगा, आप हमको बतलाइए। समझे? सॉरी, 49 में काहे लेगा, 49 में नहीं लेता। वही मैं सोच रहा था 46 क्यों है। ना 49 सॉरी, 49 में क्यों लेगा, 46 में लेता है, 49 में नहीं लेता है। ठीक है। अब आगे देखिए, द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस इन हुज सर्कल द रिकवरीज आर मेड विल क्रेडिट द रिफंड रेवेन्यू हेड एंड कैनाल्स एटसेट्रा कंसर्न डायरेक्टली। समझे? सिपाहो क्या करता है कि डायरेक्टली उसके हेड में उसको क्रेडिट कर देता है। और लाइसेंस फी का जो आपका हेड है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा हेड है? कोई मुझे बता सकता है कौन सा हेड है लाइसेंस फी का? अरे भैया, हमने लिखा तो है अभी। हेलो, 0216 कहाँ लिखा हुआ है? 9.3.6 में लिखा हुआ है, जरा कोई पढ़िए तो लाइसेंस फी का हेड। हाँ सर, पढ़िए। Such recoveries are required to be booked directly against the final head 0216 housing in the books of Post Telecommunication Railways. उसको जाने दीजिए, पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन रेलवे को जाने दीजिए, पर आपका जो भी लाइसेंस फी रिकवर होता है उसका जो मेजर हेड है वो 0216 ही है। क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना? अब वापस आ जाते हैं 9.3.5 में। द पाओ the pay and accounts officer in whose circle the recovery are made will credit the revenue head concerned directly। लेकिन डिविजनल ऑफिसर के बारे में यहाँ कुछ रोल दिया गया है, वो क्या है? should however credit the account of the license in the register of license fee of building and land form 49 9.5.5 with the recovery as certified by drawing and disbursing officer concerned। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपने देखा कि divisional officers who however credit the accounts of the license fee and register of license fee of building and land form 49 with the recoveries as certified by drawing and disbursing officer concerned। ठीक है। कुछ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, किसके द्वारा? ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के द्वारा।
और वो सर्टिफिकेट वाला मामला कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में भी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट वाला मामला। हाँ, आप आइए 9.3.4 का नोट 2 पढ़िए, 9.3.4 का नोट 2। In cases of cash recovery from government servants, the divisional office should obtain from the disbursing officer a certified statement in 48. यस, इसका मतलब 48 ना केवल डिमांड के लिए है बल्कि एक सर्टिफिकेट के लिए भी है, समझे? जो दूसरे डिविजनल ऑफिसर लेते हैं सर्टिफिकेट देते हैं, सॉरी। जैसे कि मान लीजिए कि आप एजी के स्टाफ हैं, राइट, और आप पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर में रहते हैं, 10 लोग रहते हैं वहां पे, तो उनके सैलरी में से रिकवरी की गई है, इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एजी ऑफिस के द्वारा डिविजनल ऑफिसर को, ठीक है ना? वो सर्टिफिकेट स्टेटमेंट जो होता है वो भी फॉर्म 48 में ही दिया जाता है, लेकिन वो कब दिया जाता है? जब वो कैश रिकवरी हुई हो। सर ये 48 जो ट्रिप्लिकेट में जो देते हैं उसी का मेरे को लगता है कि जो वापस जो बेचते हैं वही सर्टिफिकेट है क्या? कौन सा वाला बोल रहे हैं? जो पीडब्ल्यूडी से 3 ट्रिप्लिकेट में जाता है ना सर, 48 फॉर्म 48। हाँ, वो हम बता देंगे आपको, लेकिन ये फिलहाल समझिए कि जो 48 का जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर सैलरी में से रिकवर कर ली गई हो, सैलरी स्लिप में से या पे बिल में से, तो वहां पे ये सर्टिफिकेट नहीं होता है। सर्टिफिकेट तभी होता है जब वो कैश रिकवरी हुई हो। कब होता है सर्टिफिकेट? कैश रिकवरी। समझ गए हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। एक और एक्सपेरिमेंट किया हमने, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। अभी इसको मिटाए, इसको लेके आए, इसको लेके आए और फिर यहाँ से खींचा, अरे वाह। आप लोग के साथ में रह के मुझे सीखने को बहुत मिल रहा है, लेकिन यही वाला है, देख रहे हैं आप? ज्ञान बांटने से बढ़ता है सर। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है। तो देखिए, कैश रिकवरी होगा तो सर्टिफिकेट होगा, समझ रहे हैं? अगर लाइसेंस भी डायरेक्ट रिकवरी कर लेगा तो सर्टिफिकेट नहीं होगा। क्लियर? हाँ सर। चलिए अब हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इतना ज्यादा घूम घाम लेते हैं ना, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग आ जाएंगे 9.3 में, ठीक है। 9.3 में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात 9.3.1 में लिखी हुई है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, समझे कि नहीं? तो ना, पहले प्राइवेट वाला लिखा हुआ है, कोई अगर प्राइवेट पार्टी को अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग दे दिया गया हो तो लाइसेंस फी, फुल असेस्ड लाइसेंस फी मस्ट बी रिकवर्ड इन एडवांस, ठीक है। यहाँ पर जो मेन लाइन है वो क्या है? असेस्ड लाइसेंस फी, असेस्ड लाइसेंस फी, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट को देते हैं तो वहां दो तरीके से उसे रिकवर कर सकते हैं, एक तो पेबिल से रिकवर कर सकते हैं और एक कैश रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोर्स में आपको हर हाल में पेबिल से रिकवर करना है, कैश रिकवरी नहीं लेनी है। मैं तो पहले बताया था सर। हाँ, पर कैश रिकवरी भी ले सकते हैं आप। अगर कैश रिकवरी नहीं लेंगे तो वो जो आपको मैंने पिछले पेज में दिखलाया था कि फॉर्म 48 में एक सर्टिफिकेट देगा, वो कैसे देगा? है ना? तो मैं बताता हूँ कैश रिकवरी कैसे करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी का ट्रांसफर हो जाए बीच में, तो होता क्या है ना कि तनख्वाह जो मिलती है वो एलपीसी इशू कर दिया जाता है और जो लास्ट जहां पे जाता है आदमी वहां पे तनख्वाह ले लेता है अपना। मतलब पार्ट पेमेंट अमूमन नहीं ही पेमेंट होता है। हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में जा रहे हैं तब हो सकता है डेपुटेशन में। मान लीजिए कि आप गुजरात गवर्नमेंट में थे और अब आप चले गए झारखंड गवर्नमेंट में, वहां 15 दिन काम किया, फिर यहाँ 15 दिन काम किया, तो गुजरात गवर्नमेंट ने आपको 15 दिन की तनख्वाह दे दी और झारखंड में आके अपने 15 दिन की तनख्वाह ली, एक वो अलग केस है। अमूमन सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में ऐसा नहीं होता है, डिपार्टमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में जब चेंज नहीं होता है तब क्या होता है कि 15 दिन का यहाँ काम किया और 15 दिन नए ऑफिस में चले गए, पिछले वाले ऑफिस में आपने एलपीसी ले लिया लास्ट में सर्टिफिकेट, और नए ऑफिस में जाकर के अपना एलपीसी प्रोड्यूस किया और पूरे महीने की सैलरी ली। सही या गलत? सही सर। लेकिन 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 जहां पहले जिस सिटी में थे आप, मान लीजिए कि पहले आप दिल्ली में थे और आप कोलकाता आ गए हैं, तो कोलकाता, दिल्ली में आप 15 दिन रहे और कोलकाता में आए और अभी तक आपको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वार्टर तुरंत अलॉट होता कोई जरूरी तो नहीं है।
ऐसी स्थिति में जब आप दिल्ली में 15 दिन रहे और 15 दिन के बाद वहां से छोड़ के आ रहे थे, आपको 15 दिनों का लाइसेंस फी उनको देना पड़ा था। समझ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर। वो 15 दिन का लाइसेंस फी आप नगद भरते हैं। हाँ सर, वो तो सही है। क्लियर? अभी तो ग्रिप्स, हाँ, बोलिए बोलिए। वो नहीं बोला कि अभी प्रैक्टिकल में वो, अब तो ग्रिप्स में, ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं जानता हूँ। अभी तो कैश तो नहीं रहा, वो ग्रिप्स आ गया। वो क्या होता है? वो गवर्नमेंट मनी अभी जो जो फ्रैक्शन जो लाइसेंस फी आपने बोला ना, वो अभी कैश से नहीं लेता है। वो ग्रिप्स एक ऑनलाइन ट्रांसपो पोर्टल है, उसमें जाके पेमेंट करना होता है। अरे भैया, तो उसको भी कैसे बुझिए ना, आपके पेबिल से तो रिकवर अच्छा नहीं हो अच्छा अच्छा, रहा वही है। पूछा। अच्छा 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 अच्छा। आप चेक दीजिए, सुनिए, चेक दीजिए कि रुपया नगद दीजिए कि डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, दो ऑल आर कंसिडर्ड एज कैश। ठीक ठीक ठीक। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। इसमें एक बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है नोट 2 में और नोट 4 में। ठीक है, इसी का नोट 2 पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। किसका सर? इसी का जो पेज यहाँ पे लिखा हुआ, रुकिए हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए नोट 2, पढ़िए इसको। अरे भैया, मेरे स्क्रीन में दिख रहा है नोट 2। हाँ सर, amounts due on account of the hire of government furniture and on account of the value of article of furniture and other government property lost or damaged by a government servant, as well as any other dues for which a government servant may be liable to government in respect of the residence allotted to him, may also be recovered either in cash or by deduction from payable in accordance with the rule in this paragraph. यस, गवर्नमेंट फर्नीचर भी हायर किया जाता है। ठीक है, ये और बात है कि आपको और हमको नहीं मिलता है, लेकिन हायर किया जाता है। ठीक है, and on account of the value of article of furniture and other government property lost or damaged, अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लॉस हो जाए या डैमेज हो जाए, ठीक है, बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, और किसी दूसरे तरह का कोई भी ड्यू बाकी हो जाए, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट लायबल है पेमेंट करने के लिए, समझे कि नहीं, उससे इस तरह की रिकवरी कैश में भी की जा सकती है, आइदर इन कैश और बाय डिडक्शन फ्रॉम पे बिल। समझ गए? तो यहाँ पर जो 3 बातें लिखी हुई हैं, 3 बातें अलग अलग करके नहीं लिखी गई हैं, इसीलिए ये पढ़ने में आसान नहीं लगता है, लेकिन है बहुत आसान। बात नंबर 1, गवर्नमेंट फर्नीचर को हायर किया गया हो। बात नंबर 2, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस किया गया हो या डैमेज किया गया हो। और बात नंबर 3, किसी भी तरह का दूसरा ड्यू को हो। तीनों तरह की रिकवरी कैश से भी की जा सकती है और डिडक्शन फ्रॉम पेबिल से भी की जा सकती है। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. नोट 4 पढ़िए, नोट 4 भी इंपॉर्टेंट है। The assessment and recovery of license fees pertaining to buildings under the Directorate of Estate at New Delhi and its regional offices are governed by special procedure prescribed by government. यहाँ पे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, नई दिल्ली में खासकर, डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट बनाया गया है और उनके मतलब कंट्रोलिंग में कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। समझे? उन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का जो लाइसेंस फी होता है, उसका असेसमेंट और रिकवरी दूसरे नियमों के तरह किया जाता है। इस किताब में जो नियम लिखे गए हैं उनके तरह नहीं किया जाता। ठीक है? क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। वो चलिए। डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के नियम से चलेगा सर? हाँ, पर वो केवल नई दिल्ली के आसपास के मामलों में है, पूरे भारत भर में नहीं है वो। अच्छा, हाँ, केवल दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है सर। जी हाँ। तो अब बाकी जैसे के लिए नागपुर में अकॉर्डिंग या कहीं और ऑफिस है तो बाकी के लिए नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाकी के लिए पीडब्ल्यूडी के हिसाब से चलेगा सर? बिल्कुल। ठीक है। वो चाहे मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट का ही क्यों ना हो। अच्छा, बाकी किसके हिसाब से चलेगा, इसमें आपको कंफ्यूजन है ना? अभी मैं बताता हूँ किसके हिसाब से चलेगा। आप एक काम कीजिए, 9.5.6 का नोट निकालिए, 9.5.6 का नोट। हाँ सर।
निकला देखें, नहीं, हाँ, इसका नोट पढ़िए, इफ एनी प्रॉपर्टी, If any property is occupied free of license fees, or if the rate of for any month's assessment is neither the standard rate nor the 10% or 7.5%, as the case may be, of the occupant's emolument, a suitable remark in bracket quoting authority bracket close should be made against the entry relating to it. If a government servant is not entitled to, but is actually allowed the benefit of 10% or 7.5% concession, bracket open, recognized by Fundamental Rule 45A 4B or 45B 4B, a reference to the specific order of government allowing it should be recorded in the remarks column of the register of license fee. ये जो आपका लाइसेंस फी का रूल है ना, वो फंडामेंटल रूल में दिया हुआ है, FRSR में, PWD में नहीं दिया हुआ है। यस सर, 45 में है, 45A और B में। है, और कंफर्म कर दें, और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, नोट 6 देखिए, मैंने किया अंडरलाइन, इसको पढ़िए जरा, नोट 6 को। If under the supplementary rules issued under the relevant fundamental rules or under the other financial rule, the standard license fees as well as allowance fixed for maintenance and repairs are subject to periodical review, the divisional accountant should see that they are punctually reviewed and necessary revisions carried out in accordance with the prescribed rules and procedure. The license fee for government residential building shall be revised once in 3 years by the Director of Estate. समझ में आई बात? यहाँ पर भी आपको CSR 324 एंड FR 45A देखना चाहिए था। मने फंडामेंटल रूल 45A है और उसका सप्लीमेंट्री रूल 324 है। समझे बात की नहीं? हेलो, हाँ सर, बोलिए बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? आई ना बात समझ में? हाँ वही तो ना सर, दिल्ली में अगर होगा तो डायरेक्टर ऑफ स्टेट का तो स्पेशल प्रोविजन, अगर अलग होगा तो सर्विस फंडामेंटल रूल लगेगा 45। हाँ बिल्कुल, इसका कहने का मेरा कुल मतलब यही है भाई साहब, गोल गोल घूमने का बात नहीं है, कि जो भी लाइसेंस फी से रिलेटेड आपको रूल्स बताए गए हैं वो सारे के सारे रूल दिए गए हैं कहाँ पे? फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल में, ठीक है ना? पर इस वाले में जो आपका MCQ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, वो क्या दिया गया है? द लाइसेंस फी फॉर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग शैल बी रिवाइज्ड वंस इन 3 ईयर बाय डायरेक्टर ऑफ स्टेट। नहीं नहीं नहीं, ये केवल दिल्ली के लिए नहीं है, ये जो लाइसेंस फी रिवाइज किया जाता है ना, वो पूरे भारत भर के लिए है, सबके लिए, सबके लिए है। हाँ हाँ, सबके लिए, ठीक है? द लाइसेंस फी ऑफ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग शैल बी रिवाइज्ड वंस इन 3 ईयर, और वो 3 साल में एक बार रिवाइज किया जाता है, ठीक है? हाँ सर। इसमें डिविजनल अकाउंट, मैं बोलिए, लाइसेंस की जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे से रिकवर किया जाता है वो तो कुछ परसेंटेज बेसिस पे है, FR में है, बट जो प्राइवेट पर्सन जिनको दिया जाता है उनका कैसे किया जाता है? पर वो तो पहले लिखा हुआ ना, असेस्ड वैल्यू जो भी असेस किया जाएगा, मार्केट रेट किसका होता है क्या? कौन से बिहाफ में, देखिए वो कौन से बिहाफ में असेस किया जाता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट ही जानते हैं, पर वो 9.3.1 में तो लिखा तो हुआ है। हाँ हाँ, रेट उनको पता है कि कैसे करना है। देखिए ना 9.3.1 पढ़िए, व्हेन अ पब्लिक बिल्डिंग, मैंने पब्लिक बिल्डिंग लैंड और प्रॉपर्टी लाइसेंस टू अ पर्सन नॉट इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, हाँ पढ़िए, फुल एसएस लाइसेंस की मस्ट बी रिकवर्ड इन एडवांस। तो फिर लिखा तो हुआ है। हेलो, जैसे कोई अनऑथराइज ऑक्यूपेंट डिक्लेयर हो जाता है ना गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके बियॉन्ड क्वार्टर में रह रहा है तो उसको भी मार्केट रेट के हिसाब से लगाते हैं।
तो भी उससे हाँ। पूरा रिकवर किया जाएगा। मैंने कहीं देखा है इसको कि वो मार्केट रेट का स्लैब है कि इस सिटी का इतना है, इस एरिया का इस टाइप तो वाइज। फंडामेंटल रूल में ही है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ वो एफआर में ही शायद मैंने देखा है उसको जब प्री का तैयारी कर रहे एफआर थे में ना, ही है, तब मैंने बिल्कुल सही कहा, पर वो हाँ, फंडामेंटल एक रूल्स नहीं है। टेबल दिया गया है उसमें एफआर में, पूरे सिटी वाइज दिया गया है, टाइप वाइज टेबल दिया गया है। ठीक है ना। तो हम इस क्लास को आज यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू ठीक फॉर है सर। लिसनिंग मी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। हाँ सर। थैंक यू सर। अभी अगला कब होगा सर? नेक्स्ट कल मॉर्निंग कर लेंगे। मॉर्निंग में। हाँ, कोई इवनिंग में बोलना कितने चाह रहे में? हैं? लोग क्या बोल बोल रहे रहे थे कि एमसीक्यू सुबह में कर रहे थे, वो ठीक था, बहुत लोग बोल रहे हैं, और इवनिंग में क्लास होता तो अच्छा था। भैया हमको फुर्सत मिली है तो काहे नहीं करी है। हाँ, और कोई टाइम तो है नहीं है, क्योंकि शाम को 7 बजे 7 बजे। ठीक है फिर, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। अब रिकॉर्डिंग